मुंबई दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पर है आमची मुंबई। हर रोज 5,000 करोड़ से ज्यादा बिजनेस देने वाली आमची मुंबई, हर रोज 20,000 करोड़ लोगों को शरण देने वाली आमची मुंबई। आणि मी मुंबई का। लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों में चंद लुटेरे आ गए हैं जो बुजुर्गों को अपना आसान शिकार बनाते जा रहे हैं, सिर्फ पैसों की भूख की वजह से। आज पाटेकर नहीं आया, सो गया। बुढ़ापे में उसे बहुत नींद आती है। अरे गणेश भाई, आप कौन से जवान हो? अरे भाई, सवेरे सवेरे किसी की पेंटिंग बना रहा हूँ। मैं जरा फोन करके देखता हूँ आया क्यों नहीं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई में 12 लाख वरिष्ठ नागरिक रहते हैं। उनमें से 39% ऐसे हैं जो अपने घरों में अकेले रहते हैं, जो इन अपराधियों के लिए, लालची पैसों के भूखों के लिए बहुत आसान शिकार बन जाते हैं। ये अपराधी दिन दहाड़े इनके घर में घुसकर इनकी हत्या कर इनके सारे रुपए पैसे जेवरात लेकर भाग जाते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इनमें ज्यादातर उनके अपने सगे संबंधी होते हैं। कैसी विडंबना है ये। आर्थिक रूप से मुंबई इतनी सक्षम होते हुए भी हम इन 12 लाख बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित मुंबई नहीं बना पा रहे हैं। दरवाजा खोलिए। सर को क्या हुआ है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? यार ऐसा तो नहीं है कि वो अपने बेटे के यहाँ पे चले गए हों? एक मिनट मैं ना सर को फोन करके देखती हूँ। प्लीज वेट। मैं तब से वही कर रही हूँ, लेकिन सर फोन ही नहीं उठा रहे। क्या क्या हुआ है सर को? सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? Damn it! क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? पाटेकर कहाँ है? एक्चुअली पिछले 15 मिनट से हम लोग डोरबेल नॉक कर रहे हैं, सर दरवाजा ही नहीं खोल रहे। ऐसा तो नहीं कि वो अपने बेटे के घर? नहीं, वो वहां नहीं गया होगा, मैं देखता हूँ। पाटेकर, अरे वॉचमैन, पाटेकर साहब अपना दरवाजा नहीं खोल रहे। अरे अंकल, अरे वो भी आपकी तरह बुड्ढे हैं, सो रहे होंगे कहीं। अरे कल से वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं, उनका दरवाजा खुलवाना पड़ेगा। तुम जाओ किसी चाबी वाले को लेकर आओ। अरे जाओ, कहाँ ना? जाता हूँ, जाओ। पाटेकर, तुम लोग दोनों बेडरूम में देखो। पाटेकर, क्या हुआ? बेडरूम में नहीं है। बेडरूम में नहीं है। पाटेकर, सर, क्या हो गया पाटेकर? सर क्या हो गया सर को? ये एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक सन 2010 के मुकाबले सन 2011 में सीनियर सिटीजन्स पर हुए अपराधों की संख्या 57% बढ़ गई है। कब लगेगा इन अपराधों पर फुल स्टॉप? 72 साल के दिनेश पाटेकर जी की हत्या उनके घर में घुसकर कर दी गई। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के मुताबिक मुंबई में पिछले साल हर 3 दिन में 2 हत्याएं हुई हैं। दिनेश पाटेकर जी एक प्रख्यात चित्रकार थे, अमीर थे
और अकेले रहते थे। कौन था वो जिसने उनकी इतनी बेरहमी से हत्या की? देखा पाटेकर, तू पेंटिंग का उस्ताद है तो मैं कैरम का चैंपियन हूं। बाबा, अजय बेटा आओ। बाबा ये कुछ पेपर्स लाया था, साइन चाहिए थे आपके। किस चीज के पेपर है बेटा? इस घर के। एक अच्छा खरीदार मिल गया तो मैंने सोचा ये घर, बाबा इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, और वैसे भी आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। इसे बेचकर मैं आपको एक छोटा 1 BHK फ्लैट दिला देता हूँ। तुझे पैसों की जरूरत है ना, ला साइन कर देता हूँ। पाटेकर, ये क्या कर रहा है? पहले ही 3 फ्लैट बेचकर तू इसे पैसे दे चुका है और अब आखिरी फ्लैट बेचकर भी इसे पैसे दे रहा है। अंकल, आप हमारे घर के मामले में मत बोलिए। ये मेरा दोस्त है और जब पैसों की बात आई तो घर का मामला हो गया। पैसे इन्हें अपने साथ घर में रखने के लिए तेरे पास जगह नहीं है। देख पाटेकर, ये तुझे अपना बाबा नहीं बैंक अकाउंट समझता है। जब भी पैसों की जरूरत होती है तुझे आकर इमोशनली ब्लैकमेल करता है और तू पैसे दे देता है। बहुत लुटा चुका तू इस पर साइन नहीं करेगा। अंकल, मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, तो आप भी प्लीज। पैसों की बात आई तो बाबा की याद आई। हाँ, वैसे तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबा जीते कैसे हैं, खाते क्या हैं, कुछ जानते भी हो? करवाकर चुप हो जा। अरे जाने देना, वैसे भी इस घर का पैसों का मैं क्या करूंगा, बुढ़ा हो गया। बुढ़ा हो चुका है इसका मतलब ये नहीं कि तू जीना छोड़ देगा। तू इन पेपर्स पर साइन नहीं करेगा। बाबा, पेपर्स छोड़ के जा रहा हूं, साइन कर देना। देख पाटेकर, जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। पाटेकर साहब, इतने साल मैंने आपके साथ काम किया और आपने क्या किया? दूध में से मक्खी की तरह मुझे बाहर निकाल के फेंक दिया। मैंने जो किया सही किया। हमारी डील हुई थी कि मेरी हर पेंटिंग बिकवाने पर तुम्हें 10% कमीशन मिलेगा, लेकिन तुम 50% कमीशन लेते थे और तुमने मुझे इसकी भनक तक नहीं लगने दी। वो तो अच्छा हुआ, पिछली एग्जीबिशन के बाद मुझे सच्चाई का पता लग गया। तो क्या गलत किया मैंने? तुम बेईमानी को गलत नहीं मानते। देख सावंत, मैं बूढ़ा जरूर हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। अरे अगर तुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे तो मुझसे कहा होता, मैं तुम्हारी कमीशन बढ़ा देता। कई लोगों से मैंने तुम्हारे नाम पे पैसे एडवांस ले लिए थे और तुमने मेरे जरिए पेंटिंग बेचना बंद कर दिया। मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। एक बात कान खोलकर सुन लो, चुपचाप अपनी पेंटिंग मेरे जरिए बेचना शुरू कर दो, वरना पेंटिंग बनाने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। समझ गए? विकास, चोरी कर रहे हो तुम? नहीं सर, वो मैं। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया है। अरे अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहते, पर ऐसे चोरी? अरे याद रखो, एक अच्छा चित्रकार बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। छी, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना स्टूडेंट कहते हुए। देखिए सर, मुझे आपके लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज ये लेक्चर देना बंद कीजिए। इस मुंबई शहर में तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे, इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की परमिशन दी। तुम्हें अपने बेटे की तरह माना, तुम्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह पाला, और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? तो मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। देखिए, आपका अपना बेटा तो आपकी केयर करता नहीं। मैं हूं ना, फ्री में काम करने के लिए, नौकर, सिक्योरिटी, और मैं कितना काम करता भी हूं आपके लिए। और इन काम के बदले आपके पर्स से मैंने कुछ पैसे निकाल भी लिए, तो इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप मुझ पर? निकल जाओ सेवक, निकल जाओ मेरे घर से। ओके, आई एम गोइंग। पाटेकर के साथ बहुत बुरा हुआ। बेचारे को कितनी बेरहमी से मारा होगा, बहुत तड़पा होगा वो। लगता है मुंबई शहर को किसी की नजर लग गई है। क्राइम रेट कितना बढ़ गया है। हम जैसों के लिए यहाँ रहना तो जैसे असुरक्षित हो गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस शहर में न जाने हमारे जैसे कितने बूढ़े अकेले रहते हैं।
अरे कौन खुशी से अकेला रहना चाहता है? सबकी अपनी कोई ना कोई मजबूरी है। किसी के बच्चे विदेश में रहते हैं, किसी के बच्चे मुंबई से बहुत दूर रहते हैं, और कुछ पाटेकर जैसे हैं जिनके बच्चे मुंबई में तो रहते हैं लेकिन उनके घर में माँ बाप को साथ रखने के लिए जगह नहीं है। अब अपनी सेफ्टी का ख्याल हमें खुद ही करना होगा, क्योंकि जो पाटेकर के साथ हुआ वो हमें से किसी के भी साथ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब दोपहर हो या रात, घंटी बजते डर लगने लगता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी मुंबई, जिससे इस देश का सबसे सुरक्षित महानगर माना जाता था, वहां आजकल कमजोर और अकेले रहने वाले बुजुर्गों पर अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। आजकल एक नया चलन बन गया है। युवा पति पत्नियों को जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं। दिनेश पाटेकर जी के बेटे और बहू की भी यही सोच थी, इसलिए उनके मुंबई में रहते हुए भी दिनेश पाटेकर जी को अकेले रहना पड़ा। आए दिन होने वाले इन अपराधों की खबर से दिनेश पाटेकर जी के साथी बुरी तरह डर गए थे। उनके दिल से ये डर निकालने के लिए, उन्हें सुरक्षित होने का एहसास दिलाने के लिए मुंबई पुलिस ने एक नया कदम उठाया। इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त यहाँ आकर आपने तो मुझे डरा ही दिया। खासकर पाटेकर साहब के जाने के बाद डर कुछ ज्यादा ही लगता है। खैर, आप बताइए, पाटेकर साहब के हथियारों के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो जांच चली रही है। वैसे मैं यहाँ पर आपसे एक खास बात करने के लिए आया था। कहिए। सर, पिछले कई दिनों से अकेले रह रहे बुजुर्गों की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने एक खास मुहिम छेड़ी है, जिसका नाम है अडॉप्ट द एल्डरली। अडॉप्ट द एल्डरली? जी सर, इसमें हमारे जितने भी यंग वॉलंटियर शामिल हैं। सर, इसमें आप जैसे बुजुर्गों को जैसे कभी भी कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो, तो ये वॉलंटियर्स आपकी मदद के लिए आ जाते हैं। उनमें से एक है ये अनिकेत। नमस्ते अंकल जी। आपको कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप इसे बुला सकते हैं। तो अब तुमने मुझे गोद ले लिया, हाँ? सच, मुंबई पुलिस की इस कोशिश के बारे में जानकर बहुत खुशी हो रही है। अंकल जी, आप मेरा नंबर ले लीजिए, और हाँ, मुझे भी अपना नंबर दे दीजिए। आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। और हाँ अंकल जी, कभी मैं ना आ पाया तो मेरा दोस्त यहाँ आ जाएगा। सर, वैसे आप 1090 पर भी कॉल कर सकते हैं। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, 24 घंटे 7 दिनों चालू रहती है। चलो, किसी ने तो हम बुजुर्गों की सुध ली। बप्पा तुम लोगों का भला करे। पिछले कुछ सालों से मुंबई में जिस तरह अकेले रहने वाले बुजुर्गों पर अपराधों की संख्या बढ़ी है, मुंबई पुलिस ने बुजुर्गों की मदद के लिए कई नए कदम उठाए हैं। सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए उन्होंने एक नई सेवा एल्डर लाइन शुरू की है, जिसका नंबर है 1090। कोई भी जरूरतमंद बुजुर्ग इस पर फोन करके मदद मांग सकते हैं। चाहे आप बीमार हो, चाहे आपके साथ कोई बदसलूकी कर रहा हो, चाहे आपकी जान खतरे में हो, आप जरूर फोन कीजिए। नंबर याद रखिए, 1090। इसके साथ एक और मुहिम शुरू कर दी गई है। युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को गोद लें, और हमें यह बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि कई युवा इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। मुंबई पुलिस की मदद के साथ ही ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आमची मुंबई बुजुर्गों के लिए सुरक्षित बनी रहे और उनके साथ वो हादसा ना हो जो दिनेश पाटेकर जी या उनके जैसे कई बुजुर्गों के साथ हो चुका है। सर, वैसे आपके दोस्त दिनेश पाटेकर जी के मर्डर के बारे में मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। हाँ हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या मदद करूं? पाटेकर के हत्यारों को पकड़ने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सर, क्या आप उनकी फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं? पाटेकर की फैमिली? अरे भाई, पाटेकर कहाँ रह गया? स्पेशल चाय की पत्ती लेके आया हूँ, जल्दी लेके आए यार। अरे भाई, आ रहा हूँ। ये लो। ठीक है, देख, मजा आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो तू अपने घर की पत्ती से दूसरी चाय बना लेना। अरे आओ मेरे बच्चे, आओ। बैठो, आओ बेटे, बैठो। अरे हाय अंकल। हेलो बच्चा,
हाय। अच्छा ये बताओ, खाओगे, खेलोगे या कहीं घूमने जाओगे? आजोबा, आपको कैसे पता मुझे कहीं जाना है? देखो, हम तुम्हारे अजोबा हैं, है ना? सब पता लग जाता है हमें। आजोबा, हमारे स्कूल में सब डिज्नीलैंड देख चुके हैं, मुझे भी देखना है। हाँ आजोबा, मैंने सुना है वहाँ बहुत अच्छे अच्छे राइड्स है। अच्छा? हाँ। तो ठीक है, एक काम करते हैं, तो भी जाओ। थैंक यू खुश? बाबा, आप इन दोनों को बिगाड़ कर ही रहेंगे। हमेशा इनकी हर एक डिमांड पूरी कर देते हैं। अरे कौन सा रोज रोज इनकी डिमांड पूरी करता हूँ। वैसे एक बात बताओ, डिज्नीलैंड आना जाना कितना खर्चा होगा? बाबा, यही कोई हम चारों के आने जाने का टिकट्स, वहाँ रहना खाना पीना 4 लाख तक में हो जाएगा। 4 लाख। ये लो बच्चों, आप खुश? हाँ। लेकिन आई, हम चारों ही क्यों? आजोबा हमारे साथ नहीं आएंगे? बेटा, वहाँ पर बड़ी बड़ी राइड्स होंगी और तुम्हारे आजोबा उन राइड्स में नहीं घूम सकते, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। अच्छा बाबा, अजय के आने का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। चलो बेटा। बाय आजोबा, थैंक यू। बाय आजोबा, थैंक यू। चलो। अरे तू राइड्स में नहीं बैठ सकता, लेकिन उनके साथ घूमने तो जा सकता है। लेकिन तेरी बहू एक बार भी चलने के लिए कहा नहीं, वो तो बस बच्चों के बहाने तुझसे पैसे लेने आ गई। अरे लेकिन इस बहाने बच्चे मुझसे मिलने तो आ जाते। पाटेकर तू कब समझेगा? पाटेकर की बहू ने अपने दोनों बच्चों को भी सिखा रखा था कि उन्हें अपने आजोबा से ज्यादा पैसे कैसे ऐंठने हैं। और उनका बेटा अजय, वो तो जब देखो अपने बाप का खून चूसने चला आता था। सर, आपको क्या लगता है अजय अपने पिता की हत्या कर सकता है? बिल्कुल, पैसों और जायदाद के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपके पापा कोई विल बनाते तो हमें पता होता। उनके वकील साहब, अगर पापा ने कोई विल नहीं बनाई है तो कानूनी तौर पे उनका सब कुछ हमें मिलना चाहिए ना, उनकी पेंटिंग्स, उनका फ्लैट। हाँ। और वकील साहब, बाबा के बैंक लॉकर में रखी गई सासू माँ की ज्वेलरी भी हमें मिलेगी ना? जी हाँ। मैं देखता हूँ। पिछले दिनों बिजनेस में आपको काफी बड़ा नुकसान हुआ है और आपने यहाँ वहां से भी काफी कर्ज उधार ले रखा है। जी, अब बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस तो चलता ही रहता है। लेकिन आपके बाबा का जो बैंड्रा वाला फ्लैट है, आप उसे बेचकर अपना सारा कर्ज उतारना चाहते थे और इसके लिए आप उसके पेपर्स लेकर के अपने बाबा के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने अपने बाबा को मारा है? वो मेरे बाबा थे बाबा, मैं उनको क्यों? मैं कहना ये चाहता हूँ कि पैसों का लालच रिश्ते नहीं देखता। देखिए सर, जिस दिन बाबा का मर्डर हुआ था उस दिन मैं अपने फैमिली के साथ था और आप बिना किसी प्रूफ के मुझे यहाँ नहीं बिठा सकते। इतना कानून तो मैं भी समझता हूँ। थैंक यू। कांस्टेबल लगा दो इसके पीछे शादी वर्दी में। 24 घंटे नजर रखो इस पर। जी सर। सर, पाटेकर जी के पड़ोसियों से भी पूछताछ करके देखते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा हो या सुना हो। पाटेकर जी की हत्या वाले दिन नहीं, हाँ उससे कुछ दिन पहले उनका एक एजेंट आया था, सामंत। वो उन्हें धमकी देके गया था और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, उसके साथ 2 गुंडे मवाली भी थे। लगता है उसी ने पाटेकर जी की हत्या की है। देखिए, आप मेरे बाबा के पेंटिंग की डीलिंग करवाते थे, इसलिए आपको पता होगा उनके पेंटिंग का पैसा किन किन लोगों से आना बाकी है। अब किसी के पास से कोई पैसे आने बाकी नहीं है। झूठ मत बोलो, मैं सब समझता हूँ। मेरे बाबा के पेंटिंग के पैसे मैं तुम्हें अकेले हड़पने नहीं दूंगा सावंत। खूब मिस्टर अजय, अभी तुम्हारे पिताजी के चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई है और तुम इस आदमी से यहाँ पेंटिंग के पैसों के लिए आ गए। जी, वो मेरा हक है। तुम्हारा हक तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले जरा इस आदमी से पूछताछ कर लूं। जी हाँ, और बहुत सख्ती से पूछताछ कीजिएगा। बहुत ही मक्कार और कमीना किस्म का इंसान है ये।
मिस्टर सावंत, तो तुम ही हो वो डीलर जिसने पाटेकर जी को जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ नहीं सर, वो मेरे साथ कोई गुंडे मवाली नहीं थे, उन्हें तो मैंने सिक्योरिटी में रखा है। वो क्या है कि बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग बेचता हूँ, इसलिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। कुछ चोरी वोरी हो गया तो। पाटेकर जी को जान से मारने की धमकी दी थी ना तुम्हें? एक झूठ मत बोलना, गवाह है मेरे पास इसके। नहीं सर, वो तो यूं ही मेरे मुंह से निकल गया था। वो क्या है कि पाटेकर साहब ने अपनी पेंटिंग बेचने का काम मुझसे छीन कर किसी और को दे दिया था। बहुत नुकसान हो गया था मेरा। बड़ा पैसे का नुकसान हो रहा था ना तुझे, इसीलिए तूने सीधे जाकर के पाटेकर साहब को मार दिया? हाँ नहीं साहब, मैंने उनका मर्डर नहीं किया। जिस दिन उनका मर्डर हुआ था उस दिन तो मैं एग्जीबिशन में था। 100 से ज्यादा लोगों ने मुझे देखा है वहां गैलरी में। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं, गैलरी में आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रहता है वहां। वो तो हम देखेंगे ही। सर, पेंटिंग डीलर सावंत सही कह रहा है, वो उस दिन गैलरी में ही था। वहां गए लोगों से मैंने पूछताछ की, उन लोगों ने उसे वहां देखा था सर। मतलब इस केस में कोई लीड नहीं मिल रहा है? सर, ये चित्रकार पत्रकार जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इनकी फोन डिटेल्स भी। इस रिपोर्ट के हिसाब से पाटेकर साहब की मौत का समय 24 अक्टूबर 2012 शाम 7:30 बजे और हमें डेड बॉडी मिली है 25 अक्टूबर की सुबह। और सर, इस नंबर से आखिरी बार उनकी बात हुई और ये नंबर किसी रियल एस्टेट एजेंट प्रमोद मिश्रा का है। प्रमोद मिश्रा? हाँ जी सर, 24 तारीख को मैंने पाटेकर जी को फोन किया था और इनफैक्ट शाम को हम उनसे मिलने वाले भी थे। किस सिलसिले में मिलने वाले थे आप? एक्चुअली सर, पाटेकर जी एक आर्ट स्कूल बनवाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने एक जगह सेलेक्ट की थी। उस दिन शाम को हम 2 लाख रुपए का टोकन देने वाले थे, लेकिन सर उस दिन मैं बिजी हो गया, कुछ और काम निकल आया, तो मैंने उनको फोन करके कहा कि पाटेकर जी हम कल मिलेंगे। बेचारे पाटेकर जी, लेकिन सर 2 लाख रुपए उन्होंने बैंक से ड्रॉ किए थे। अगर पाटेकर जी ने 2 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ किए थे तो इसका मतलब वो पैसा घर पर ही होना चाहिए। मगन? जी सर। पाटेकर जी के घर की तलाशी हमें फिर से लेनी होगी और वो भी अभी। नहीं सर। चलो बेडरूम में देख। जी सर। सर, वो 2 लाख रुपए कहीं नहीं मिले, लेकिन सर मिश्रा जी और बैंक वाले ने कहा था कि पाटेकर जी ने उस दिन 2 लाख रुपए बैंक से विड्रॉ किए थे। मतलब कि उन्हीं 2 लाख रुपयों की वजह से उनका मर्डर हुआ। किसी ना किसी को तो पता था कि पाटेकर जी ने बैंक से 2 लाख रुपए विड्रॉ किए और पैसे घर में ही है, लेकिन किसको पता हो सकता है? सर, उनके साथ में उनका बेटा भी तो नहीं रहता है और उन पैसों के बारे में शायद उसे पता ना हो। पाटेकर जी के यहाँ जो भी स्टूडेंट्स पेंटिंग सीखने आते हैं, शायद उन्हें पैसों के बारे में कुछ पता हो। एक काम करो, सबको पुलिस स्टेशन बुलाओ। तो पाटेकर जी के घर के बारे में आप लोगों को सब कुछ पता है? हाँ? कि कहाँ सेफ है, किस जगह उसको छुपा कर रखा गया है? हाँ? नहीं सर, हमें उनकी सेफ के बारे में कुछ भी पता नहीं था और हम लोग तो हमेशा हॉल में ही रहते थे। वैसे किसी पर शक है आप लोगों को तो ये काम कर सकता है? सर, पाटेकर सर ने कुछ महीनों पहले एक स्टूडेंट विकास को अपने घर पे रखा था। वो भी हमारे तरह मुंबई से बाहर का था और उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए शायद उसको अपने घर पे रखा। एक बार सर ने उसको घर से पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था। उसके बाद सर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसे जरूर से सर की सेफ के बारे में पता हो। वैसे ये विकास रहता कहाँ है? तो ये विकास? हाँ जी सर। बहुत पैसा आ गया तेरे पास? हाँ, बहुत पैसा आ गया तेरे पास? सर, कुछ महीने पहले तेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। क्या कहे सर? तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? नहीं सर, मैंने उनको नहीं मारा सर, सही सच बोल रहा हूँ सर। मैंने चोरी जरूर की थी। कब की थी चोरी? सर, जब मैं उनके यहाँ काम करता था। एक्चुअली सर, मैं पेंटिंग में कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं। मैंने सोचा था कि वो बहुत बड़े आदमी है और मौका लगेगा तो मैं हाथ साफ करके भाग जाऊंगा वहां से। कौन?
हाँ कर्माकर, वो 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए नहीं आ पाया। कल जरूर आऊंगा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा। ठीक है सर, मैं भी आता हूँ सर। सर, उनके घर में कुछ सामान था, वो मैंने चोरी करके उसी से ये सामान बनाया सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, मैंने उनको नहीं मारा सर। तुझे क्या लगा कि तू ये सब करके बच जाएगा? तूने क्या किया क्या नहीं किया ये सब तो हम पता लगा ही लेंगे, समझा? अब तू ये बता फटाफट कि 24 अक्टूबर की शाम को तू था कहाँ? जल्दी बोल। अरे बोल। सर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सर मूवी देखने गया था सर। मूवी देखने गया था सर? जल्दी से उनके फोन नंबर, नाम, एड्रेस लिख करके दे सबके। दिनेश पाटेकर जी की हत्या को लेकर जिन लोगों पर शक था वो पैसों के बहुत लालची थे। उनका बेटा अजय, बाप की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और वो उनकी जायदाद हड़पने के बारे में सोचने लगा। छी, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा। पेंटिंग डीलर सावंत बहुत ही मक्कार था। पैसों के मामले में उसने दिनेश जी को धोखा दिया था। उनका स्टूडेंट विकास, जिसको दिनेश जी ने अपने घर में पनाह दी, लेकिन उसने उसी घर में चोरी की। ये तीनों अलग अलग थे, लेकिन इनको एक ही बीमारी थी, लालच। लालच एक ऐसा कैंसर है जो ना उम्र देखता है, ना अमीरी, ना गरीबी। वो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। सर, हमें अजय, सावंत और विकास, इन तीनों लोगों पर शक था, पर सारी जांच के बाद ये सामने आया है कि इन तीनों लोगों ने पाटेकर जी का मर्डर नहीं किया है। इसके पीछे किसी और का ही हाथ है। और कौन हो सकता है? ये लीजिए अंकल, मैं आपकी दवाइयाँ ले आया। थैंक यू बेटा, ये वहां रख दो। अंकल, इस प्रिस्क्रिप्शन पे तो अलग दवाइयाँ लिखी है और जो आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया था उसमें अलग दवाइयाँ थी। ये मिस्टर पाटेकर की संभाल के पाटेकर, जिस हिसाब से तू खांस रहा है ना, मुझे तो लगता है तू सचमुच बुढ़ा हो गया है। अरे एक बार ठीक हो जाने दे, फिर गार्डन में रेस करेंगे, तब देखेंगे कौन ज्यादा बुढ़ा है। सर, ये सूप आपका। हाँ। पानी गर्म कर दूं बाप के लिए? थोड़ी देर में। ठीक है सर। ये कौन है? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आया है, मेरी देखभाल के लिए। बहुत ख्याल रखता है मेरा। दवा खत्म हो रही है, अजय को फोन करता हूं। क्या हुआ? फोन नहीं उठाया? अरे बिजी होगा वो। पैसे मांगते वक्त तो कोई बिजी नहीं होता, उसके बाद बाप जिए चाहे मरे कोई फिक्र नहीं है तेरे बेटे को। मुझे दे, मैं ले आता हूं। वो लड़का पाटेकर के साथ 1 हफ्ते तक रहा था, उसे सेफ के बारे में जरूर पता होगा। सर, क्या नाम बताया आपने एजेंसी का? ये रमेश है सर। इसे हमने भेजा था पेंटर दिनेश पाटेकर जी के घर। अभी कहाँ काम करता है ये? फिलहाल तो कुछ दिनों से आ नहीं रहा और उसकी कुछ खबर भी नहीं है। आपके पास उसके घर का एड्रेस तो होगा? जी हाँ, मेरे पास एड्रेस है, मैं भी देता हूँ। कांजीलाल चाल, रूम नंबर 10। सिस्टर, 2 नंबर काउंटर कहाँ है पैसा जमा करने का? लेफ्ट जाओ। रमेश, तो ये साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने ये पैसे पाटेकर जी के यहाँ से नहीं चुराए साहब, और ना ही मैंने उनको मारा है साहब। फिर तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? साहब, मेरा विश्वास तो करो साहब, मेरी बीवी का इलाज करना था साहब, तो पाटेकर जी ने कहा जितने भी पैसे की जरूरत पड़े वो मुझसे ले लेना। मैं पैसे लेने गया था साहब, पैसा लेके मैं अस्पताल में जमा ही करने वाला था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया साहब। कब गया था तू उनके घर?
24 तारीख बुधवार शाम को 7 बजे के आसपास। बुधवार 24 तारीख शाम को 7:30 बजे पाटकर जी का मर्डर हुआ है, समझा तू? अब मैं उनके घर से निकलकर लिफ्ट का इंतजार कर रहा था तो मैंने साहब 2 लड़कों को देखा जो पेस्ट कंट्रोल वाले कपड़े पहने थे उन्होंने। क्या वो दोनों उनके घर की तरफ गए थे या किसी दूसरी तरफ? साहब मैं लिफ्ट के अंदर जा रहा था ना तो मैंने उनको देखा साहब, वो पाटेकर जी के घर की तरफ देख रहे थे। उसके बाद लिफ्ट नीचे उतर गई साहब। उसके बाद मुझे पता नहीं साहब वो कहाँ गए। मैं सही बोल रहा हूँ साहब। ना तो पाटेकर जी के फ्लोर पे और ना ही पूरी बिल्डिंग में 24 तारीख को किसी ने पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया था। क्या तुमने किसी पेस्ट कंट्रोल वाले को यहाँ आते जाते हुए देखा है? सर 2 लड़के आए तो थे, लेकिन उसी समय मुझे पानी का मोटर चलाने जाना पड़ता है तो ध्यान से देख नहीं पाया साहब। ऐसे यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने से कुछ हाथ नहीं मिलेगा। एक काम करो, अपने स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और साथ ही साथ रमेश को भी थाने बुलाओ, क्योंकि उसने उन दोनों लड़कों को देखा है और उन दोनों लड़कों के स्केच बनवाओ। किसी को देख पाए थे तुम? साहब उन दोनों में से मैं एक को ही देख पाया था। चलो उसी का हुलिया बताओ और जरा दिमाग पे जोर देके, हाँ सही सही याद करके बताओ। ये फोटो बना देंगे उनकी। 22 साल का था और इसे लंबा फेस था। हो गया। देखो यही था। हाँ साहब ऐसे ही दिखता था वो। गौर से देखिए इसे। क्या आपने इसे कहीं देखा है? आपने? देखिए ध्यान से देखिए इसे। आप लोगों ने देखा है? इसे देखा है? तुम इस लड़के को जानती थी? जी हाँ सर, ये ऋषभ है मेरा दोस्त। कहाँ मिलेगा ये? ऋषभ? हाँ? सवाल। अरे क्या हुआ? सर चलो, क्या कहाँ ले जा रहे? चलो इसे। मुझे नहीं पता था कि वो सर को मार डालेगा। बोलता क्यों नहीं यार? नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसे। मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था तो उन्हें मारूंगा क्यों सर? देख, मैं जानती हूँ तूने मर्डर नहीं किया है, लेकिन जो भी तुझे पता है सब सच सच बता दे, वरना तू भी उस लड़के के साथ जिंदगी भर जेल में सड़ती रहेगी। मैं बताती हूँ। हाय ऋषभ, मैं कैसी लग रही हूँ? ओके टाइप्स। ओहो, मैं तो मजाक कर रहा था। सच कहूं, यू आर लुकिंग ग्रेट। वैसे प्रीति, ये इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस? मॉम को घर फोन किया था कि मेरी पेंटिंग प्रोजेक्ट है। आई नीड मनी टू बाई स्टफ। उन्हीं पैसों से मैंने ये ड्रेस खरीदी। हेलो। कितने लकी है ना ये लोग साले, इतने अमीर घरों में पैदा हुए। मुंबई में ही घर भी है इनका, पैसे कमाने की कोई टेंशन ही नहीं है। बस उड़ाते जाओ, मजे करते रहो। पता है प्रीति, पूरे महीने में गधे की तरह काम करके मैं जितने पैसे कमाता हूँ ना, उतने पैसे ये लोग एक दिन में उड़ा देते हैं। देख ना, देख इनकी तरफ। ये स्मार्टफोन्स, मोबाइल्स, एक्सपेंसिव लैपटॉप, एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, गिटार, रोज रोज पार्टी करना। हाँ यार, बड़े ही लकी लोग हैं ये। हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा प्रीति।
हमें भी जल्द से जल्द इनकी तरह अमीर बनना होगा। हाँ मुंबई में पैसा ही सब कुछ है, सब कुछ। सर प्रीति ने सब बता दिए। देख, प्रीति ने सब कुछ सच सच बता दिया है। पैसे की लालच में तुम लोग पड़े थे ना, शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते थे ना। हाँ, मुंबई की चकाचौंध ने अंधा कर दिया तुम लोगों को। हाँ, सुन, अभी तो तूने मुंबई पुलिस की शराफत देखी है, अभी तूने मार नहीं देखी। इतना मारूंगा कि तू अपनी टांगों पर चल करके नहीं जा सकता यहाँ से, समझा? हाँ, मैंने मारा है दिनेश पाटिकर को, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था उसे मारने का। वो सर, मैं फ्रेंड जी। हेलो यंग मैन, कैसे हो? हाय सर। नाइस वॉच सर। बहुत कॉस्टली होगी नहीं? फिलहाल तुम्हारी जिंदगी में वॉच देखने का नहीं, टाइम देखने का वक्त है, क्योंकि टाइम ही कॉस्टली होता है। कुछ समझे? जी सर। फिलहाल मेरा मैनेजर मेरी वेट कर रहा है, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यार प्रीति, हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त कब आएगा यार, जब हम लोग भी ऐसी लाइफस्टाइल जिएंगे? आएगा ना। ऋषभ को क्विक मनी की जरूरत थी और मुझे भी जल्दी से ढेर सारे पैसे चाहिए थे। पाटेकर जी के घर पे चोरी का प्लान कब बनाया तुम लोगों ने? एक जरूरी फोन है। मिश्रा जी, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। वो जमीन का 2 लाख रुपए का टोकन मनी देना था ना, तो आज मिल रहे हैं ना हम लोग? अरे वही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था कि मैं आज शाम को आपसे मिल नहीं पाऊंगा। एक्चुअली मैं अभी मीरा रोड में हूँ अपने क्लाइंट के साथ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल मिलते हैं और टोकन मनी भी कल ही दे देंगे फिर आपको। ठीक है जी, शुक्रिया। सॉरी बच्चा लोग, चलिए आप लोग काम करते रहिए। प्रीति ने जब 2 लाख रुपए के बारे में बताया तो हमने चोरी करने का प्लान बनाया और मैंने अपने कजन सूरज को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। आप लोग कौन? अभी पता चल जाएगा कौन है। अबे चल, अबे चल, कार के पैसे बोलेगा क्या और मार खाएगा? बोल बाबे रे, पैर डूबे। छोड़ दे बुड्ढे को, अपना काम हो गया। देख, नहीं, मेरी बीवी का मंगलसूत्र छोड़ दो, उसकी आखिरी निशानी है। अबे चल बुड्ढे। बुड्ढे तुम तो प्रीति के दोस्त हो ना? मार दे इसे, नहीं तो पकड़े जाएंगे। पैसों की लालच में इतने अंधे हो गए थे कि एक बूढ़े आदमी को बेरहमी से मार दिया। हाँ, मैं नहीं मारता तो वैसे भी कुछ दिन बाद मर ही जाता बुड्ढा। और वैसे भी कुछ पैसे ले ही लिए उसके, तो क्या हो गया? ले जा इसे। ले।
हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उनके साथ अगर कोई अनहोनी होती है तो हम भी उसके लिए उतने ही कसूरवार हैं। पैसों की दौड़ में अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी वजह से अगर आप उनके साथ ना रह पा रहे हो तो कम से कम उनके साथ संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए। मैं तो कहता हूं अभी कीजिए, इंतजार मत कीजिए। क्या पता ये इंतजार कभी खत्म ही ना हो। लालच वो कैंसर है जो एक बार लग गया तो जिंदगी बर्बाद करके ही रहता है। पैसों की भूख किसी का खून लेकर ही शांत होती है, फिर वो चाहे अपना खून हो या किसी और का। आइए हम सब मिलकर शपथ लें कि ना हम किसी लालच का शिकार होंगे ना किसी और को होने देंगे। ये आमची मुंबई है आणि मी मुंबई कर। अब ना यहाँ अपराध होगा ना अपराधियों का डर। हम सब मिलकर लालच को जोर से कहें आता बस। अपराध और अपराधियों को जोर से कहें आता बस। कल इस माया नगरी मुंबई में लालच के शिकार एक और अपराधी की सच्ची घटना लेकर हम आपके सामने आएंगे। कैसे जल्दी पैसे कमाने की फितरत ने इसे हत्यारा बनाया। मैं सचिन पिड़गांवकर, जय हिंद जय महाराष्ट्र। सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक। तो सावधान